काठमांडू में संचार मंत्री के घर आगजनी की खबर मिल रही है। कर्फ्यू के बावजूद युवाओं का प्रदर्शन यहां जारी है। सुबह से ही युवा सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से हालांकि लगा बैन हटा लिया है। कल हुए बवाल के बाद सरकार ने बैन हटाने का फैसला लिया। बावजूद इसके देखिए बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। संचार मंत्री के घर पर आगजनी की खबरें सामने आई। हजारों की संख्या में अभी भी युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो नेपाल से आ रही लाइव तस्वीरें हैं, जहां अब भी देखिए बवाल जारी है। बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध बैन हटा लिया गया है, अपलिफ्ट कर लिया गया। कल बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे, संसद के परिसर में दाखिल हो गए थे। पुलिस की फायरिंग में 20 की मौत, 400 से ज्यादा जख्मी हुए और सरकार ने आनन फानन में अपने इस बैन के फैसले को अपलिफ्ट किया और बैन हटा लिया गया। लेकिन युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोटेस्ट अब भी जारी है। प्रदर्शनकारी अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, जो बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है नेपाल से वो डराने वाला है। 20 की मौत, हिंसा में 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए। नेपाल सरकार ने युवाओं की मौत की बात स्वीकारी है। राजधानी के अस्पतालों में इलाज के दरमियान युवाओं ने दम तोड़ा। सिविल और एवरेस्ट अस्पताल में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, ट्रॉमा सेंटर में 8, केएमसी में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में 1 की मौत, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान में 2 लोगों की मौत। सरकार ने लोगों से इस बीच शांति की अपील की है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें नेपाल से सामने आती हुई, जहां बड़ी संख्या में अभी भी युवा सड़कों पर हैं। प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ओली सरकार अपने फैसले से पीछे हटी, फैसले पर झुकी। युवाओं के प्रोटेस्ट के बाद बड़ा फैसला लेते हुए बैन को हटा लिया गया। लेकिन जेन जी का क्रांति काल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल में जारी बवाल आज दूसरे दिन भी लगातार सड़कों पर हंगामे के रूप में नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ काठमांडू में ही ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पोखरा और नेपाल के कई बड़े इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर इसी तरीके से हिंसक प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से सरकार ने अपने फैसले को रोल बैक किया। सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध हटा भी लिया गया। बावजूद इसके युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवाओं की नाराजगी सड़कों पर जारी पत्थरबाजी के रूप में इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि पुलिस का बल अमला यहाँ मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से स्थिति को काबू में किया जाए। लेकिन क्या लड़के, क्या लड़कियां, युवा, देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है, इसमें ज्यादातर जो चेहरे हैं वो सभी युवा हैं। युवाओं को, जेन जी को ये फैसला पसंद नहीं आया कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। आज दूसरे दिन भी प्रोटेस्ट जारी है। संचार मंत्री के घर पर आगजनी कर दी गई। 20 प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा सामने आया। 400 जख्मी हैं जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि जेन जी शांत होने वाली नहीं है। नेपाल के कृषि मंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक और बड़ा झटका ओली को लगा है। स्वास्थ्य मंत्री पहले ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं। गृह मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका। नेपाल के कृषि मंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। पीएम को लेकर के गुस्सा, नाराजगी। ये देखिए एक युवा लड़की किस तरीके से पत्थरबाजी में जख्मी भी हुई है, उसके चेहरे पर चोट लगी है, लेकिन फिर भी वो प्रोटेस्ट में डटी हुई है। पुलिस बल लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, किसी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में करने की भरसक प्रयास करते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शनकारी शांत नहीं बैठ रहे हैं,
ऐसा नहीं लगता कि आज भी स्थिति सामान्य हो पाएगी। इस बीच इस्तीफों का दौर देखने को मिल रहा है। आज की बड़ी अपडेट, केपी शर्मा ओली को एक और बड़ा झटका लगा। कृषि मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, गृह मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं नैतिकता के आधार पर। इस बीच ये तस्वीरें सड़कों पर देखिए किस तरीके से आगजनी की जा रही है। और पहले जो सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ मसला था, देखिए उसका जो दायरा है वो बढ़ता चला गया। भ्रष्टाचार भी एक दूसरा बड़ा मुद्दा जिस पर नेपाल का युवा आक्रोशित है और अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सरकार लगातार लोगों से शांति की अपील कर रही है, लेकिन युवा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से आप जहां तक नजर डालेंगे हर तरफ सिर्फ आपको प्रदर्शनकारी नजर आएंगे, भागते दौड़ते, उन पर लाठियां चलाते पुलिस बल के लोग। कई जगहों पर आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और जहां स्थिति ज़्यादा हिंसक है वहां पर प्रशासन की तरफ से क्योंकि गोलियां चलाने के कल आदेश दे दिए गए थे जो बहुत भयावह था। सोचिए 400 युवा जख्मी हुए, 20 जो हैं वो मारे जा चुके हैं और सरकार ने इस आंकड़े की तस्दीक की है। मेरे साथ नेपाल एम्बेसी से मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, एक एक करके इस्तीफे हो रहे हैं, बावजूद इसके अब तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा न होना। उनको सामने आना चाहिए, हालांकि आंकड़ों को वो स्वीकार रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो मौतें हुई हैं उसकी हम तस्दीक करते हैं, हम इलाज भी कराएंगे, जो मारे गए हैं उनके परिवार के लोगों को आर्थिक मदद की भी बात की जा रही है। लेकिन ये जवाब जो शायद जेनजी को पसंद नहीं आ रहा, आज भी प्रदर्शन जारी है जबकि सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है। देखिए प्रीति, हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जेनजी वो जनरेशन है जो आप समझिए कि 1996 से लगाकर 2012-14 तक के बीच में इन्होंने जन्म लिया है और लगभग आप समझिए कि 25, 26, 23 साल, 30 साल के ये वो लोग हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि करप्शन फ्री उनका देश बने और कहीं ना कहीं उनको वो हर हक हकूक, वो सुविधाएँ मिले जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनको आगे का फ्यूचर दिख रहा है, आगे का उनका अपना भविष्य दिख रहा है। यही वजह है कि केपी शर्मा ओली सरकार इस समय काफी संकट में दिखाई पड़ रही है। आपने पोखरा का जिक्र किया, आपने काठमांडू का जिक्र किया, आपने नेपाल के तमाम हिस्सों का जिक्र किया। अब मैं आपको तस्वीरें दिल्ली में नेपाली दूतावास से दिखाता हूं। यहां पर दो अपडेट हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये नेपाल एम्बेसी का आप मुख्य गेट है, इसको बंद कर दिया गया है। साथ ही यहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। आप समझिए ये मुख्य गेट है। कैमरा सहयोगी दिलीप है, एक बार उनसे कहूंगा कि आपको वो जूम करके दिखाएं। ये मुख्य गेट है, इसको बंद करा गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और उसके पीछे आपको अगर नजर आ रहा होगा तो आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। खासतौर पर महिला जवानों की भी तैनाती की गई है, क्योंकि जो अब भारत में भी कहीं ना कहीं सरकार को या इनपुट होगा एजेंसियों के पास कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो नेपाली दूतावास में ना पहुंचे, यहाँ पर किसी प्रकार के प्रदर्शन को हवा ना दें, तो इसलिए यहाँ पर तैनाती की गई है। साथ ही आप देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियां, दूसरी बसें यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं और अगर कोई ऐसी चीज यहाँ पर होती है, प्रदर्शन जैसी तस्वीरें सामने आती हैं, तो फिर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब आप समझिए यहाँ पर देखिए मेरे साथ कुछ नेपाल के पोखरा से आए हुए लोग हैं, कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे जान लेते हूँ। ये जो केपी शर्मा ओली साहब की जो सरकार है, उनके नेतृत्व वाली सरकार है, कि मतलब क्या कहा जाए, 36 साल तक संघर्ष होता है। हमने नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का भी राज देखा, एमाले का राज देखा, नेपाली कांग्रेस का राज देखा, फिर हमने राजशाही व्यवस्था देखी, फिर हमने फाइनली एक लंबी लड़ाई के बाद वहां पर राजतंत्र की व्यवस्था देखी। अब ये राजतंत्र का तंत्र क्यों फेल होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको इसके पीछे की वजह लग रही है? क्या इस समय आप अपील करेंगी? ये होल सिस्टम, ये अभी जो जेनजी कर रही है ना प्रोटेस्ट, ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया बैन की वजह से, वो बस उसी की वजह से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सालों से जो फ्रस्ट्रेशन है जनता में वो निकल आई है। ये सोशल मीडिया बैन तो बस एक ट्रिगरिंग पॉइंट हुआ है। ये होल सिस्टम करप्टेड, ऑल द लीडर्स हुएवर आर देयर, शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, प्रचंड, whoever, all the leaders, all the head of all the system heads, those are, वो सबको चेंज होना चाहिए। बहुत सालों से उन्होंने नेपाल में
राजनीति लीडरशिप किया है, लेकिन दोज आर द फेल लीडरशिप, ये सब फेल लीडरशिप, फेल गवर्नमेंट। में कहाँ रहती हैं, कहाँ क्या? मैं पोखरा में रहती हूँ, हम ट्रीटमेंट के लिए हम जल्दी आते रहते हैं। और मुझे एक बात बताइए, नेपाल में जो अभी स्थिति दिख रही है, अगर राजतंत्र और राजशाही व्यवस्था का अंत हो ही चुका था, एक बड़ा लंबा प्रदर्शन हमने देखा था, उसके बाद उस प्रदर्शन में भी लगभग 20-22 लोगों की डेथ हुई थी। अब आप समझिए कि इसके बाद हम देख रहे हैं फिर से यहाँ तो एक दिन के अंदर 400 से ज़्यादा लोगों का घायल होना, 19 से 20 लोगों का यहाँ पर उनका डेथ कर जाना, उसके बाद प्रदर्शन से पहले आपने देखा कि बैन लगाया जाना, उसके बाद 9 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हो जाना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे ही शासन प्रशासन और तस्वीरें बदलती रहेंगी तो फिर वहां पर राज करेगा कौन? क्योंकि हमने देखिए बंगाल की अगर आप देखें तो हमने तमाम वो तस्वीरें देखी, आपको पता होगा जिस तरीके से बांग्लादेश की हमने वो तस्वीर देखी, इससे पहले हमने श्रीलंका में तख्ता पलट देखा, पाकिस्तान में सेना के समर्थन से तख्ता पलट देखा। तो इस तरीके की अगर तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर वहां पर शासन प्रशासन कैसे चलेगा? आप तो खुद युवा हैं, यूथ हैं, क्या आप देख पा रही हैं भविष्य नेपाल का? वही तो भविष्य नेपाल के, इसीलिए तो जेनजी सब बाहर सब सड़क पे आए हैं ना। दे वांट टू चेंज द गवर्नमेंट, दे वांट टू चेंज द होल सिस्टम। इस जेनजी में नहीं आती, जैसा मैं समझ रही हूँ या समझ पा रहा हूँ, आप जेनजी में नहीं आते हैं, लेकिन चेंज कैसे आएगा? आपकी बात तो होती होगी अपने आसपास के लोगों से। राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया गया नेपाल में, प्रचंड साहब की सरकार हमने जाते हुए देख ली, उससे पहले और तमाम सरकारें जाते हुए देखी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जाते हुए देखी। अब आप बताइए चेंजेस कैसा चाहते हैं आप लोग, कैसा परिवर्तन चाहते हैं? वो तो उन्होंने दिया है ना, दे हैव द क्लियर 10 पॉइंट्स व्हाट दे आर फाइटिंग फॉर। वो करप्शन के विरुद्ध, दे रियली वांट करप्शन की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि वहां पर उनके नेतृत्व वाली सरकार होनी चाहिए, लेकिन क्या जेनजी से सरकार चल जाएगी? क्योंकि जवान नेतृत्व के साथ साथ तजुर्बा भी चाहिए होता है राजनीति में। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन एट ऑल, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जो भी हो बच्चों को मारना नहीं चाहिए, दे शुडंट हैव शूट का ऑर्डर होना नहीं चाहिए था। सवाल पूछिए कि क्या इस पूरे प्रकरण को, ये बांग्लादेश में जिस तरीके से सत्ता में उठापटक हुआ उसके पार्ट 2 की तरह देखती हैं? कोई ऐसा ही प्रयोग बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में किया जा रहा है? विदेशी ताकतों की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है क्या? किसी तरह की साजिश, कॉन्स्पिरेसी, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए प्रीति, बहुत सीधी सी बात है। अगर हम साल 2004-2006 से तस्वीरें देखें तो हमने तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कई मरतबा पाकिस्तान के अंदर भी, उसके अलावा चाइना में तो आपने देखा हो 2006 से लगाकर 2008 के बीच में किस तरीके से वहाँ पर बैन लगा हुआ है। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, कम से कम 10-12 देश ऐसे हैं जहाँ पर सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था। ईरान, इराक की तस्वीरें हमने देखी, मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देशों की हमने तस्वीरें देखी, बांग्लादेश की आपने तस्वीरें देखी। तो इस तरीके के जब तख्ता पलट होते हैं या उसकी आशंका होती है तो सबसे पहले ये इस तरीके की चीजें, तस्वीरें सामने आती हैं। अब आप समझिए कि ये संगठन, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि संगठन या किसी नेतृत्व की हवा नहीं है। ठीक है, जेनजी का प्रदर्शन है, लेकिन आपको पता है इस पूरे विरोध प्रदर्शन से पहले हम नेपाल नाम का एक संगठन है, उन्होंने सरकार से इजाजत मांगी, इजाजत मिलती है और मिलने के बाद प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन काफी उग्र हो जाता है। और वहां के युवा ये कह रहे हैं, जो मेरे सोर्सेस हैं जिनसे मेरी बात हो पा रही है, वो ये कह रहे हैं कि जब सामने से शूट एंड साइड के ऑर्डर दिए जाते हैं, हमारे तमाम जो युवा हैं उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ये प्रदर्शन काफी उग्र होता जाता है। और ये प्रदर्शन अब भी लगातार उग्र होता जा रहा है, क्योंकि आप समझिए खेल मंत्री का इस्तीफा हो, गृह मंत्री का इस्तीफा हो, कृषि मंत्री का इस्तीफा हो, तमाम बड़े 9 मंत्रियों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। सरकार अल्पमत में भी आ सकती है। आप ये तमाम इसके पहलू है, आप कितने पहलुओं को खगालते हैं, हर एक बार एक नई तस्वीर निकल कर आती है। फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है मोहित, उसके मुताबिक तो केपी शर्मा ओली का तख्ता पलट हो ही जाएगा। आज शाम तक या तो उन्हें खुद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, ये स्थिति तो सामान्य होती नजर नहीं आ रही। इसीलिए मेरा सवाल था कि जेन जी को मोबिलाइज करके इतनी बड़ी तादाद में एकजुट करके सड़कों पर उतारना, ये किसी एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आह्वान किया कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा है, हम सड़कों पर उतरेंगे, सरकार से अपनी मांग रखेंगे। इतनी बड़ी तादाद में युवाओं का उतरना, नेपाल में इतना जबरदस्त अनरेस्ट देखना, वो भी सिर्फ काठमांडू नहीं बल्कि नेपाल के हर प्रोमिनेंट शहर से ऐसी तस्वीरों का सामने आना किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी को क्या इंडिकेट करता है? सवाल यह है।
बिल्कुल करता है। और आप समझिए इसके पीछे जो आप ऐसा नहीं है कि महज नेपाल की एजेंसी या सरकारी एजेंसियां वहां पर इस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। हमारे देश की एजेंसियों की भी आपने देखा भी, एमईए का थोड़ी देर पहले बयान आया था कि हमारे देश की एजेंसियां भी और खुद विदेश मंत्रालय भी इस पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि हमारा सटा हुआ बिल्कुल नेपाल जो देश है। और आप समझिए कि भारत के जो प्रमुख 7 बॉर्डर हैं उन पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। तो आप समझिए कि और नेपाल की जिसका आपने जिक्र किया कि आखिरकार कुछ अंदरूनी मसला तो नहीं है, क्या कुछ ऐसे मसालात हैं, क्या ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से ये मामला इतना धीरे सुलगता गया और अब वहां पर तख्ता पलट जैसे हालात बन रहे हैं। तो आपको पता होगा कि शेख हसीना के मामले में भी यही हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, वहां भी नेतृत्व ने और खासतौर पर युवाओं ने वहां पर सड़कों पर प्रदर्शन किया था और उसके बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है। तो ठीक उसी तर्ज पर आपने देखा 22 और 24 लगातार 2 सालों के अंदर श्रीलंका और बांग्लादेश 2 बड़े मुल्कों का तख्ता पलट होना और उसके बाद अब ये नेपाल के अंदर इस तरीके की चीजें हो रहा, तो बहुत ही आसानी से ये सब चीजें दही हुई है। मैं यही समझना चाहती हूँ, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, बांग्लादेश में भी युवा ही इन्वॉल्व थे वहां नौकरियों में रिजर्वेशन को लेकर के, और जो बांग्लादेशी ही हैं उन्हें नौकरियां मिले और दूसरे देश के आने वाले लोग, स्पेसिफिकली हिंदुओं को लेकर के वहां नाराजगी थी और ये मसला इतना ज़्यादा हावी हुआ कि वहां तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ा और अभी भी बांग्लादेश शांत नहीं हो पाया है, स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई हैं, साल भर से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। अब यही सवाल नेपाल के लिए कि क्या भारत के आसपास के जो देश हैं उनमें अस्थिरता ला करके कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी उसे अंजाम दिया जा रहा है। मैं इशारों में बात अमेरिका का भी करूंगी। बीते दिनों अमेरिका से एक रिपोर्ट सामने आई थी कुछ फंडिंग को लेकर के और उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से बांग्लादेश में स्थितियों को असामान्य करने के लिए किया जाने को लेकर एक रिसर्च सामने आई थी और उसी फंड को लेकर के भारत में भी डाइवर्जन की बात कही गई थी। बड़ी डिटेल्ड स्टडी थी